सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन पहला चुनाव होता है और उसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है, अन्य राजनीतिक गैर कांग्रेसी दल भी पार्टिसिपेट करते हैं। सम्मानित साथियों, इस चुनाव के आधार पर कांग्रेस एक तरफ ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। दूसरा दावा उसका यह है कि अस्पृश्यों का अगर सही मायने में कोई हितैषी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, ये बात वो कहती है। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर जो प्रमाण रखते हैं, जो सबूत रखते हैं, चुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, कितनी गैर कांग्रेसी को मिली, साथ ही साथ जो कांग्रेस को 78 सीटें मिली हैं उनमें कितने प्रतिशत अस्पृश्य मतदाता हैं, कितने हिंदू वोट है, ये संपूर्ण आंकड़ा प्रमाण के साथ बाबा साहब यहाँ रखते हैं, सटीक आंकड़ों के साथ बात करते हैं और ये अंततः ये सिद्ध करते हैं। कांग्रेस का जो दावा है कि वो अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है पूरी तरह से, तो इसको वो यहाँ पर झूठा दावा साबित करते हैं। आज का अंबेडकर संदेश इसी संदर्भ में है। सम्मानित साथियों, यदि आपको ये संदर्भ और ये टॉपिक रुचिकर लगता है तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। एक झूठा दावा, इसी विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पेज नंबर 172 से 174 तक। कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? बाबा साहब का ये कहना कि 1937 के चुनाव में अस्पृश्यों के बीच कांग्रेस जीती एक गलत बयानी है। वास्तव में अस्पृश्यों ने ही कांग्रेस को पछाड़ दिया। यदि बहुत से लोग इसे मानने को तैयार नहीं तो शायद इसका कारण उनकी ये जानने की अनिच्छा या उनकी अनभिज्ञता होगी कि चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले अस्पृश्यों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वे कठिनाइयां वास्तविक थीं और बहुत थीं। उनका सविस्तार वर्णन करना उचित होगा ताकि लोग ये जान सकें कि अस्पृश्य कितने साहस और लगन के साथ ये सिद्ध करने के लिए लड़े कि वे कांग्रेस से स्वतंत्र हैं और कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन कठिनाइयों को दो शीर्षकों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संगठनात्मक और नंबर 2 चुनाव प्रक्रिया संबंधी। प्रथम शीर्ष के अंतर्गत दो बातों का मुख्यतः उल्लेख किया जा सकता है। पहला तो कांग्रेस की ओर अस्पृश्यों की साधन संपन्नता के बीच के अंतर का है। कांग्रेस संपन्न राजनीतिक दल है, इसमें दो राय नहीं। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। खर्च किया उसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया। यदि जांच की जाए तो ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने विज्ञापन, यातायात साधनों पर और उन उम्मीदवारों के प्रचार में जो कांग्रेस टिकट पर खड़े हुए थे, जो धन खर्च किया उसकी मात्रा विशाल थी। कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने वाले उन सभी उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने बेतहाशा धन खर्च किया। गैर कांग्रेसी अस्पृश्य उम्मीदवारों को कांग्रेस द्वारा खर्च की गई धनराशि का 10 लाखवां भाग भी खर्च करने को उपलब्ध नहीं था। उनमें से कुछ ने तो धन उधार लेकर खर्च किया था। उन्होंने बिना प्रचार की सहायता के विज्ञापनों के अभाव में पैदल घूम घूम कर चुनाव लड़ा था। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी तंत्र अत्यंत संगठित और मजबूत था, जबकि अस्पृश्यों के पास इसका पूर्णतया अभाव था। जैसा कि सभी को मालूम है, पार्टी तंत्र कांग्रेस की वास्तविक शक्ति है। इस प्रकार का पार्टी तंत्र बनाने का श्रेय श्री गांधी को है। ये पिछले 20 वर्षों से अस्तित्व में है तथा सभी स्रोतों के असमान होने से ऐसी मशीनरी सदैव कार्य करने के लिए तैयार रहती है। केवल बटन दबाने की देर है। उनका तंत्र इतना व्यापक है कि देश के सभी नगरों और गांवों तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस कार्यकर्ता उस मशीनरी को चलाने के लिए न मिल सके। जो अस्पृश्य
उम्मीदवार कांग्रेस टिकट से खड़े हुए थे। कांग्रेस के पार्टी तंत्र ने उनके चुनाव में खूब काम किया। जो अस्पृश्य कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे, उनकी सहायता के लिए ऐसी कोई पार्टी मशीन नहीं थी। पृथक प्रतिनिधित्व की योजना भारतीय राजनीति में सबसे पहले वर्ष 1909 में लागू की गई थी। ध्यान देने वाली बात है सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं पृथक प्रतिनिधित्व की योजना भारतीय राजनीति में सबसे पहले वर्ष 1909 में लागू हुई थी और इसका लाभ उस समय केवल मुस्लिम संप्रदाय को प्राप्त हुआ था। वर्ष 1920 में संविधान का पुनरीक्षण हुआ। उस संविधान संशोधन में वह सुविधा गैर ब्राह्मण लोगों को भी दी गई। अस्पृश्यों को तब भी उससे वंचित रखा गया। उन्हें विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में 1-2 सीट पर नामजद करके आंसू पोंछ दिए गए। 1935 में यह पहला अवसर था कि उन्हें मताधिकार मिला और चुनावों में भागीदारी का अधिकार मिला। इससे स्पष्ट है कि जब अस्पृश्यों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, तब उन्हें अपना पार्टी तंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसलिए जब उन्हें कोई चुनाव लड़ना पड़ा, तब उनके पास चुनाव के लिए अपनी पार्टी मशीन तैयार करने का कोई समय नहीं था। कांग्रेस और अस्पृश्यों की वह लड़ाई ठीक उसी प्रकार की थी जैसे हथियारबंद फौज और नियत्थी भीड़ की लड़ाई। तब बादशाह लिखते हैं अस्पृश्यों के सामने चुनाव की कठिनाइयां भी उतनी ही बड़ी थी। उन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में जहां अस्पृश्यों के लिए स्वैच्छिक सीटों के लिए हिंदू और अस्पृश्य मतदाताओं की मत संख्या समान थी, पहले वहां कठिनाई अनुभव की गई। आगे तालिका में दोनों दलों की मतदान शक्ति दर्शाई गई है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू मतदाताओं की संख्या अस्पृश्य मतदाताओं से कितनी बढ़ा दी गई, उस अनुपात की ओर विशेष ध्यान देना है जिसमें हिंदुओं की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि जैसा कि तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 20 निर्वाचन क्षेत्रों में अस्पृश्य मतदाताओं और हिंदू मतदाताओं में 10 और 100 तक का अनुपात, 27 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 से 15 और 100 के बीच 18 निर्वाचन क्षेत्रों में 15 से 20 और 100 तक, 27 निर्वाचन क्षेत्रों में 21 से 25 और 100 तक, और 11 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 से लेकर 30 तक। पार्षद लिखते हैं कि इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू मतदाताओं का बहुमत कितना अधिक था और उन्होंने इस लड़ाई में कैसे अस्पृश्य मतदाताओं को मात दी। इस संबंध में ये अवश्य याद रखना होगा कि प्रत्येक अनुसूचित जातीय निर्वाचन क्षेत्र, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और जिनमें दोनों वर्गों के मतदाता अनुसूचित जाति तथा सवर्ण हिंदू मतदाता अस्पृश्य उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं और उस सीट को प्राप्त करने की स्पर्धा में थे। इस खेल में दोनों वर्गों की मत संख्या काफी विषमतापूर्ण परंतु महत्वपूर्ण थी। चुनाव में सफलता के लिए ऐसे चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यतः ग्रुपों की मत सापेक्षता का बहुत महत्व है। चुनाव में दूसरी कठिनाई वहां पर उत्पन्न होती है जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों की संख्या निश्चित है और उनमें अस्पृश्यों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। निम्नांकित तालिका से ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और पहला प्रश्न, अस्पृश्यों को कब मताधिकार मिला और चुनावों में भागीदारी का अधिकार मिला? सामान्य सत्य यही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो मत शेयर कीजिए। रोकेंगे आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी,
प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।